हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने साइक्लोट्रॉन का अध्ययन किया और वो साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से हट भी गया है। देखो, चुंबक के क्षेत्र में आवेशित कण की गति आपके सिलेबस में है, अर्थात चुंबक के क्षेत्र में आवेशित कण की गति और उस पर लगने वाले बल वो हैं, केवल उसकी जो एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस से हटी है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, आगे अपन देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ओरेस्टेड ने एक प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रयोग में उसने क्या किया कि एक चालक तार AB के श्रेणी क्रम में एक बैटरी कुंजी के और धारा नियंत्रक जोड़कर बंद परिपथ बनाया और इस तार को भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में रखा। किधर रखा? भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ऊर्ध्व दिशा दिखाई गई है और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, कुछ ऐसा दिखाया गया। ठीक है, और इसको किधर रखा गया बच्चों? एक इसके नीचे अपन ने एक चुंबकीय सुई रखी है और आपको पता है कि चुंबकीय सुई किधर विन्यासित होगी? भौगोलिक उत्तर दक्षिण की दिशा में विन्यासित होगी। अब क्या देखा कि जब तक पहला, अब इस ओरेस्टेड ने क्या प्रेक्षण प्राप्त किए? पहला प्रेक्षण उसने ये प्राप्त किया कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात चुंबकीय सुई तार के समांतर ही बनी रहती है। क्लियर? इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तार के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन जब कुंजी को दबाकर, इस दाब कुंजी को दबाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है और धारा के मान में वृद्धि होने पर विक्षेप के परिमाण में वृद्धि होती है। अर्थात इस सेकंड केस में अपन ने क्या किया, इसमें A से B की ओर धारा प्रवाहित की। किधर धारा प्रवाहित की? अपन ने A से B की ओर धारा प्रवाहित की तो अपन ने ये देखा कि चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो किधर विक्षेपित हो गया? पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। उसने ये देखा और कुल मिला के उसने ये देखा, प्रेक्षण प्राप्त किया कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है और धारा के परिमाण में अगर अपन वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है। फिर दूसरे केस में उसने क्या किया? पहले A से B की ओर धारा प्रवाहित की, इस केस में B से A की ओर धारा प्रवाहित की। यदि धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो विक्षेप की दिशा पहले की तुलना में क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। अर्थात जैसे इस चुंबकीय सुई का N ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो रहा था तो अब किधर विक्षेपित होगा? पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाएगा। अब क्या कहता है कि यदि धारा के मान को नियत रखते हुए, सपोज करो कोई सा भी केस ले लो, चाहे ये केस ले लेते हैं अपन, यदि धारा के मान को नियत रखते हुए इस चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाया जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप के परिमाण में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ इस धारावाही तार के कारण वो दूरी के साथ घटता है। प्रेक्षण बिंदु की अगर मान लो मैं कहता हूं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाता हूं तो विक्षेप के मान में कमी हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे इस तार से दूर जाते जाएंगे तो इस धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। फिर प्रेक्षण उसने क्या देखा? यदि चुंबकीय सुई को, अभी अपन ने चुंबकीय सुई को कहां पे रखा? इस तार के नीचे रखा। अब यदि चुंबकीय सुई को तार के नीचे की बजाय ऊपर रखा जाए तो नीचे रखने की स्थिति में जो प्रेक्षण की जो दिशा आ रही थी, चुंबकीय सुई में विक्षेप की जो दिशा आ रही थी, ऊपर रखने पर वो दिशा जस्ट विपरीत हो जाती है। इससे और क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष अभी बाद में लिखेंगे, लेकिन इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इस धारावाही तार के ऊपर और धारावाही तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। तो इस प्रयोग के आधार पर देखो, ये तो बच्चों इसने प्रेक्षण प्राप्त किए। केवल प्रेक्षण में अपन को इतना लिखना है कि जब धारावाही तार
में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब इस चालक तार AB में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। जब अपन ने A से B की ओर धारा प्रवाहित की, कुंजी को दबाकर A से B की ओर धारा प्रवाहित की, तो चुंबकीय सुई में किसी एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है, और यदि धारा के मान को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है। फिर इसने क्या किया कि यदि इस चालक तार AB में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। ठीक है, अब यह देखा गया कि यदि इस चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाया जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप के परिमाण में कमी होती है। और पांचवा इसने यह देखा कि यदि चुंबकीय सुई को इस तार AB के, धारावाही तार AB के नीचे नहीं रखकर ऊपर रखा जाए तो नीचे की तुलना में नीचे जो विक्षेप की दिशा आ रही थी उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इस प्रयोग से उसने, ओरस्टेड ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, तो निष्कर्ष क्या क्या है, क्या क्या कंक्लूजन है, इस प्रयोग के क्या क्या निष्कर्ष हैं वो अपन को देखने हैं। निष्कर्ष क्या क्या है? पहला निष्कर्ष है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहला निष्कर्ष क्या है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहला निष्कर्ष क्या निकला कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा, धारा के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है।
चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रेक्षण बिंदु की चालक तार से दूरी पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रेक्षण बिंदु की तार से दूरी के साथ घटता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण घटता है। पांचवा, जब चालक में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित की जाती है, जब चालक में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित की जाती है, जब चालक में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित की जाती है तथा चुंबकीय सुई चालक के नीचे स्थित होती है, तो उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। छठा निष्कर्ष, जब चालक में धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित की जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित की जाती है तथा चुंबकीय सुई तार के चुंबकीय सुई चालक के नीचे स्थित होती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाता है। सातवां, चालक के ऊपर, ध्यान दें, चालक के ऊपर तथा नीचे स्थित बिंदुओं पर, धारावाही चालक के ऊपर तथा नीचे स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। धारावाही चालक के ऊपर तथा नीचे स्थित बिंदुओं पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। धारावाही चालक के ऊपर तथा नीचे स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये बच्चों इस ओरस्टेड ने इस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकाले। तो कई बार पूछ लेता है बोर्ड में कि ओरस्टेड का प्रयोग क्या है और इस प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले गए। आगे अपन देखते हैं बच्चों बायो सावर्त लॉ। और मेन आपके जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बायो सावर्त लॉ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। जैसे आपके लिए विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम था, सेम इसी टाइप से आपके लिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो बायो सावर्त लॉ है। तो बायो सावर्त लॉ और उसके अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वो मेन टॉपिक है अपने लिए। तो आगे अपन देखते हैं बायो सावर्त नियम। अच्छा बच्चों, ये आपके जो ओरस्टेड का जो प्रयोग है वो अपने नोट्सों में नहीं है। तो इस ओरस्टेड के प्रयोग को आप एक बार नोट्सों में आप जरूर लिख लें, उतारें जरूर। आप एक बार वीडियो लेक्चर देख के आप ओरस्टेड के प्रयोग, उसके प्रेक्षण और निष्कर्षों को जरूर उतार लें आप एक बार, ठीक है। अब बच्चों पर लेते हैं बायो सावर्त लॉ। बायो सावर्त नियम क्या है बच्चों? बायो सावर्त नियम ध्यान देना एक बार। सपोज करो कि ये अपने पास एक धारावाही चालक है जिसमें एक्स से वाई की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, ये आई। और मैं इस पर क्या लेता हूं? एक अल्पांश लेता हूं जिसकी लंबाई dl है और इसका मध्य बिंदु O है। इस धारावाही अल्पांश के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो मेरे को ज्ञात करनी है। और ये धारावाही अल्पांश तथा अल्पांश के मध्य बिंदु को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण जो है वो क्या है? थीटा है। अब बच्चों इसमें एक टर्म आती है IDL। I और DL का जो गुणनफल होता है इसको कलेक्टिवली अपन बोलते हैं धारा अल्पांश। क्या बोलते हैं इसको? धारा अल्पांश बोलते हैं। और बच्चों ये जो धारा अल्पांश होता है वो एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। धारा अल्पांश क्या? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है। तो बायो सावर्त नियम क्या कहता है कि किसी, ध्यान दो बच्चों, बायो सावर्त नियम अनुसार क्या है ये? किसी धारावाही अल्पांश के कारण, किसी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फर्स्ट, धारा अल्पांश के समानुपाती, धारा अल्पांश के समानुपाती अर्थात dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। दूसरा, धारा अल्पांश तथा अल्पांश के मध्य बिंदु को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली
धारा अल्पांश तथा अल्पांश, धारा अल्पांश तथा अल्पांश के मध्य बिंदु को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती, अर्थात dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तथा थर्ड प्रेक्षण बिंदु की अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ध्यान देना बच्चों, बायो सावर्त नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश के समानुपाती अर्थात dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, धारा अल्पांश तथा अल्पांश के मध्य बिंदु को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती अर्थात dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तथा प्रेक्षण बिंदु के अल्पांश से दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और बच्चों यदि इन तीनों को मिला के लिखें तो आप क्या कहेंगे, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया बायो सावर्त नियम। अब बच्चों बोर्ड में कई बार पूछा है बायो सावर्त नियम का सदिश निरूपण। बच्चों इसका सदिश निरूपण देखें। सदिश निरूपण dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये इसका सदिश निरूपण कहलाता है। dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये बच्चों कई बार बोर्ड में पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बायो सावर्त नियम को का सदिश निरूपण करो या सदिश रूप लिखो, तो आपको लिखना है dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। और इससे क्या स्पष्ट होता है बच्चों कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो dl और r दोनों के तल के लंबवत होती है, अर्थात वो dl के भी लंबवत होगी और r के भी लंबवत होगी। समझ में आ रहा है? तो ये है अपने बायो सावर्त नियम। अब आगे ध्यान देंगे बच्चों, इस बायो सावर्त नियम की अपन गाउस के नियम से तुलना करेंगे। बायो सावर्त नियम की गाउस के नियम से तुलना। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बायो सावर्त नियम की गाउस के नियम से तुलना।
बायो सावर्त नियम की गाउस के नियम से तुलना। अब ध्यान दें बच्चों, पहला, गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवेश लिया जाता है जो एक अदिश है, जबकि बायो सावर्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए धारा अल्पांश लिया जाता है जो कैसा है, एक सदिश राशि है। कैसा है बच्चों, एक सदिश राशि है। तो पहला, गाउस के नियम, गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवेश प्रयुक्त किया जाता है। गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवेश प्रयुक्त किया जाता है जो एक अदिश राशि है। जबकि बायो सावर्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए धारा अल्पांश प्रयुक्त किया जाता है जो एक सदिश राशि है। तो बच्चों तुलना में अपन क्या करेंगे, समानता और असमानता दोनों लिखते हैं, यानी समानता और अंतर दोनों लिखते हैं। तो ये तो इनमें एक अंतर हुआ एक तरह से कि गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवेश प्रयुक्त किया जाता है और जो एक अदिश राशि है, जबकि बायो सावर्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए धारा अल्पांश प्रयुक्त किया जाता है जो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। सेकंड देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो आर की दिशा में होती है। किधर होती है, उस आवेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है, यानी आर की दिशा में होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आर के क्या होती है, लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा आर वेक्टर के अनुदिश होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आर वेक्टर के लंबवत होती है। तीसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोण थीटा पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोण थीटा पर निर्भर नहीं करती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
साइन थीटा के समानुपाती होती है। चौथा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इन दोनों में समानता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है बायो सावर्त नियम क्या है, बायो सावर्त नियम क्या है, और बायो सावर्त नियम की गाउस के नियम से तुलना करो। ठीक है, तो आपको पहले बायो सावर्त का नियम लिखना है और उसके बाद इसकी गाउस के नियम से आपको तुलना करनी है। इस टाइप का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब बच्चों अपन इसकी गाउस के नियम की जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं, और वो है सबसे पहली एप्लीकेशन अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण। किसके कारण? अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब देखा जाए तो बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र की अगर अपन को दिशा ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा एक बार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए देख लेते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, पहले अपन थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब अपने पास बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के जो मुख्य 2 अवयव हैं, मुख्य 2 अवयव, वो है या तो धारावाही तार, क्या है? या तो है धारावाही तार और या फिर है धारावाही वृत्ताकार कुंडली। तो दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको देखना है। पहले अपन धारावाही तार के लिए देखते हैं। सपोज करो ये बच्चों जो Mn है, ये मेरे पास एक धारावाही तार है और इसमें M से N की ओर I धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों जब भी धारावाही तार आ जाएगा तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो हमेशा dl क्रॉस r की दिशा से ज्ञात की जाएगी। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? अपन हमेशा dl क्रॉस r की दिशा से ज्ञात करूंगा। तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो किससे ज्ञात करूंगा? मैं dl क्रॉस r की दिशा से ज्ञात करूंगा। अब इसका मतलब समझे, dl क्रॉस r से क्या मतलब है। जैसे सपोज करो ये मेरे पास Mn एक धारावाही तार है और इससे लंबा दूरी r पर स्थित इस बिंदु P पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस P बिंदु पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। दूसरी बार ये Q बिंदु इधर स्थित है और R बिंदु इस धारावाही तार की अक्ष पर ही स्थित है। तो तीनों केसेस में मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए। तो धारावाही तार का नाम आते ही बच्चों एक ही चीज ध्यान देनी है, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो हमेशा dl क्रॉस r की दिशा से अपन ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दो, देखो आपको पता dl की जो दिशा होती है वो धारा प्रवाह की दिशा में होती है। तो बच्चों ये dl की दिशा हो गई और r की दिशा किधर होती है बच्चों? तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। तो P बिंदु के लिए r की दिशा इधर होगी। ध्यान दे लो बच्चों,
P बिंदु के लिए R की जो दिशा होगी वो इधर होगी। अब DL क्रॉस R की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको DL को R की ओर घुमाना है और दाएं हाथ की अंगुलियों को DL को R की ओर घुमाने की दिशा में मोड़ना है। DL को R की ओर ऐसे घुमाओगे आप, तो दाएं हाथ की अंगुलियों को DL को R की ओर घुमाने की दिशा में मोड़ेंगे तो बच्चों P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो किधर आ रही है? अंगूठा जो है वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ गई तल के लंबवत नीचे की ओर, और तल के लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? हमेशा अपन क्रॉस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? क्रॉस से। अब बात करते हैं अपन Q बिंदु के लिए, तो बच्चों DL की दिशा तो यही आएगी और R की दिशा इस तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर, इस केस में R की दिशा ये होगी और DL को आप R की ओर घुमाएंगे और DL को R की ओर घुमाने की दिशा में दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़ेंगे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा और Q बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत किधर आएगी बच्चों? ऊपर की ओर आएगी। किधर आएगी? तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। और R बिंदु पर ध्यान दें, यदि बिंदु धारावाही तार या उसकी अक्ष पर स्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ही क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि DL और R दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे और DL क्रॉस R का मान 0 हो जाएगा। इसलिए R बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है तो यहां पर अब दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। दिशा का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे आपको पता चल गया। फिर मैं आपको बताता हूं, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा अपन को बच्चों DL क्रॉस R की दिशा से ज्ञात करनी है और DL की दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है और R की दिशा धारावाही तार से प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। तो अपन क्या करेंगे? DL को R की ओर घुमाएंगे और दाएं हाथ की अंगुलियों को DL को R की ओर घुमाने की दिशा में मोड़ेंगे ऐसे, तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है बच्चों? तल के लंबवत नीचे की ओर। Q बिंदु के लिए DL को R की ओर इधर घुमाओगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है? तल के लंबवत ऊपर की ओर। और यदि बिंदु धारावाही तार पर या उसकी अक्ष पर स्थित हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ही क्या होगा बच्चों? 0। अब दूसरा अवयव है बच्चों अपने पास धारावाही वृत्ताकार कुंडली। अब धारावाही वृत्ताकार कुंडली में धारा बच्चों या तो एंटी क्लॉकवाइज बहेगी या क्लॉकवाइज, और कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे अपन? इसमें भी वही दाएं हाथ की अंगूठे का नियम ही काम में लेंगे, यानी वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम में लेंगे। कैसे? यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वृत्तीय धारा की दिशा में मोड़ें, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वृत्तीय धारा की दिशा में मोड़ें तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत किधर होगी बच्चों? ऊपर की ओर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर आएगी। इसमें देखो, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को वृत्तीय धाराओं के प्रवाह की दिशा में मोड़ें ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत किधर आएगी? नीचे की ओर, अर्थात क्रॉस आएगी। तो बच्चों जब भी कुंडली आएगी तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम में लेंगे, दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़ेंगे अपन धारा प्रवाह की दिशा में इस टाइप से, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो तल के लंबवत ऊपर की ओर आएगी और क्लॉकवाइज दिशा में होगी तो तल के लंबवत नीचे की ओर आएगी। तो ये वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम काम में लेंगे अपन। क्लियर है? तो इस टाइप से बच्चों जब धारावाही कुंडली आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे और धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब अपन पढ़ेंगे बायो सावर्त नियम की एप्लीकेशन।